नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिवान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग संस्कृत के 100 एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, ये 100 एमसीक्यू 100 पूर्णांक हैं और इसके बनाने के लिए आपको 3 घंटे का यानी 3 घंटे 15 मिनट का जो समय मिला हुआ है, इस क्रम में हम लोग इसको हल करेंगे। तो देख सकते हैं, इसके लिए जो जारी है पूर्णांक वह 100 अंक का है और जो टाइमिंग दिया गया है तो वह टाइमिंग 3 घंटा 15 मिनट है, जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न और साथ में ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न सम्मिलित होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम लोग इस एमसीक्यू प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, तो चलिए पहला प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत महिमा पाठ में, पहला प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं। तो देखिएगा, जो पद की जो संख्याएं हैं, जैसे कि आपको श्लोक पूछ सकता है। जैसे प्रथम पाठ हम लोग जो मंगलम पाठ है, उससे 5 श्लोक दिए गए हैं। उसी प्रकार से इसमें पूछा जा रहा है कि कितने पद की संख्या है। तो बच्चों, इसमें टोटल पद की जो संख्याएं हैं वह संख्या है 5। कितने हैं जी? तो टोटल संख्या है 5। तो बच्चों, अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है। देखेंगे बच्चों, राम प्रवेश किस पाठ में है। देखिएगा, राम प्रवेश की जो कथा है वह किस का पाठ में सम्मिलित है या किस पाठ से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है पाटलिपुत्र, स्वामी दयानंद, अलस कथा और करमवीर। तो बच्चों बताएंगे कि जो राम प्रवेश है यह एक मेधावी छात्र है और यह मेधावी छात्र जो है यह किस पाठ से लिए गए हैं। पाटलिपुत्र, स्वामी दयानंद की अलस कथा की करमवीर। तो बच्चों बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा जी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका करमवीर। करमवीर कौन बनते हैं? तो यह दलित बच्चा जो आगे चल के राम प्रवेश के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है राम प्रवेश, राम प्रवेश के परिवार में, राम प्रवेश के परिवार में कितने सदस्य थे। राम प्रवेश के परिवार में कितने सदस्य थे? 4 कि 3, 5 कि 7? बच्चे बताएंगे कि राम प्रवेश के परिवार में कितने सदस्य थे, यानी कि राम प्रवेश को मिलाकर ही बताना है कि वो उनके परिवार में कितने सदस्य थे। तो देखिए, उनके माता पिता, माता और पिता, और स्वयं राम प्रवेश, और एक इनके बहन थी जो एकदम छोटी थी, यानी कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी है जी? तो कुल सदस्यों की संख्या 4। तो याद रखेंगे, राम प्रवेश के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 4 है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है टंकरा गांव। चलिए, बहुत ही मजेदार प्रश्न दिया गया है जी कि टंकरा गांव किस राज्य में है। यह बताना है बच्चों कि जो टंकरा गांव है वह किस राज्य में स्थित है। इसके साथ भी एक और प्रश्न का आंसर बताएंगे कि टंकरा में किनका जन्म हुआ था, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आप लोग जरूर इसका कमेंट में आंसर बताएंगे। तो टंकरा, टंकरा कहां पर है जी? तो गुजरात में है। कहां पर है? तो गुजरात में है। तो आप बताएंगे कौन ऐसे महापुरुष थे जिनका जन्म गुजरात प्रांत में हुआ था। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बच्चों बताएंगे कि स्वामी जो दयानंद थे इनके गुरु कौन थे। तो आप लोग को ज्ञात है कि विरजानंद थे, जो प्रज्ञान चक्षु थे, यानी कि आंख बंद करके वह भविष्य को देखने का कार्य भी करते थे। यानी कि कौन थे जी? तो वह थे विरजानंद। कौन थे जी? विरजानंद। चलिए बच्चों अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर, सहमासेन व्याकरण, सहमासेन व्याकरण का दिया है व्याकरण
अधितवान वाक्य के मासेन पद में, किस पद में जी, मासेन पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से लिया गया है? तो ये देखिए हर वर्ष 2 प्रश्न आपको तो सूत्र से जरूर ही आता है, इसमें भी आपको 2 या 3 सूत्र तो जरूर ही मिल जाएगा। तो ये पूछा गया है कि किस सूत्र से लिया गया है, कर्ण तृतीया कि अपवर्ग तृतीया कि इत्थम भूत लक्षण कि उन्वारण परियोजना सैथर्च से इससे लिया गया है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर बताएंगे। तो याद रखेंगे 6 का सी अपवर्ग तृतीया से लिया गया है, यानी कि इसमें जो विभक्ति का प्रयोग किया गया है वह अपवर्ग तृतीया का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है किस कारक में, तो देखिएगा सबसे ज्यादा जो आपको फायदा करने वाला, यानी कि व्याकरण में जो सबसे ज्यादा आपको लाभ देने वाला जो 3 टॉपिक है, यानी कि 3 चीज को आपको 100% पढ़ना ही चाहिए, वह है एक समास जो आपको हिंदी में और संस्कृत में दोनों में अति आवश्यक है, साथ में संधि ये भी इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके अलावे एक हो जाता है कारक, जो दोनों में सबसे ज्यादा आपको प्रश्न इसमें से देखने को मिलता है। हर वर्ष कम से इसको मिला दिया जाए तीनों को तो 15 वर्ष का जो होता है 15 जो होते हैं आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं। तो आप लोग यह तीनों चीज को अच्छे तरीके से याद रखें, बनाने को सीखें, ताकि एक भी नंबर जो होता है आपसे छूटे नहीं। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि किस कारक में चतुर्थी विभक्ति लगा हुआ है या फिर चतुर्थी विभक्ति है। तो कर्म कारक इसमें तो होता ही नहीं है, अधिकरण ये भी नहीं है, करण ये भी नहीं है, यानी कि 4 नंबर पर कौन आता है जी, संप्रदान कारक आता है। कौन आता है, संप्रदान, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये यहां पर याद रखेंगे संप्रदान कारक हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 8 नंबर, तिष्ठतु किस धातु का रूप है? ये जो दिया गया है शब्द यह किस धातु का रूप है? तो बताना है कौन सा धातु का रूप है जी, तो आस्था का रूप है। ये देखकर टप दे आंसर नहीं लगा देना है, याद रखेंगे किसका है यह, आस्था का यह धातु रूप है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर। अगला प्रश्न 9 नंबर है तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो देखिए ये भी काफी मजेदार है, आप लोग को हर वर्ष ये स्त्री प्रत्यय तो 2 नंबर का पूछना ही पूछना है। तो इसको हमेशा आप ध्यान में रखें कि तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय है जी, तो डी जो होता है इसमें स्त्री प्रत्यय है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, लिख प्लस घय से कौन सा पद बनेगा? लिख प्लस घय से कौन सा शब्द बनेगा? तो कौन सा शब्द बन जाएगा जी, तो लेख। कौन सा शब्द बन जाएगा, तो लेख शब्द बन जाएगा। तो आप लोग साथ में कमेंट में इसका आंसर देते चलिए और अगले प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है गांधी सेतु। देखिए कुछ समय पहले यह एशिया का सबसे बड़ा पुल था। तो प्रश्न है कि गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है? तो बच्चों बताएंगे कि गांधी सेतु जो पटना में गांधी सेतु पुल है वह किस नदी पर स्थित है। तो एकदम ये बच्चा क्वेश्चन है, किस नदी पर है जी, तो गंगा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो गंगा नदी पर यह पुल स्थित है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है शिष्य का पहला। चलिए उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि यह प्रश्न को बहुत बार हम लोग क्लास में रिवीजन कर चुके हैं। शिष्य का पहला क्षौर्य कर्म, यानी कि केशों को कटवाना किस संस्कार में होता है? तो जैसे जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते तो सबसे पहले केशों को कटवाना रहता था, ताकि यह ना हो कि बच्चे हीरोबाजी में कुछ इधर हिप्पी लगाए और कुछ इधर हिप्पी को लटकाए।
इसी से बच्चों को अंदर एक परिवर्तन आए कि बच्चे का फोकस एकदम शिक्षा की ओर हमेशा ध्यान अग्रसरित रहे, न कि जो होता है उसके अपने सजावट पर, अपनी सुंदरता पर वगैरह वगैरह पर उसे ध्यान रहे। तो किस संस्कार में कहा गया है जी? तो शिष्य का जो केस कटवाने का जो संस्कार है वह किसान संस्कार में किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जात कर्म। चलिए देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इस पाठ से याद रखिएगा फाइनल एग्जाम में भी आपको कई सारा प्रश्न पूछ देखने को मिलेगा। तो आप भी इसको अच्छे तरीके से, जो 16 संस्कार दिए गए हैं, इस 16 संस्कार के नाम और साथ में इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं की जाती है उन सभी को अच्छे तरीके से आप याद रखें। साथ में ये भी आप बताएंगे कमेंट में कि जो 16 संस्कार है उसमें सबसे पवित्र संस्कार कौन सा होता है। 16 संस्कार में जो सबसे पवित्र संस्कार है वह कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपको पूछा गया है। तो बच्चों बताएंगे कि जात कर्म, प्रश्न दिया गया है कि जात कर्म जो संस्कार है, कौन सा कर्म? तो जात कर्म जो संस्कार है वह किसके अंतर्गत आता है? तो बच्चों बताएंगे जात कर्म जो संस्कार है वह किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है जी? तो शैशव अवस्था के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तो शैशव अवस्था के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, सुलभ कौन है? सुलभ कौन होगा जी? तो सुलभ कौन हो जाएगा? जो सतत प्रियवादी हो, हमेशा क्या करता हो? प्रिय बातें करता हो, वह क्या हो जाएगा जी? सुलभ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जो सतत प्रियवादी हो। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर, नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है? तो बच्चों उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग बहुत जल्दी, बहुत फास्ट आप लोग दे सकेंगे, क्योंकि यह प्रश्न को कई बार आप लोग को क्लास में कराया जा चुका है। कौन क्या प्रश्न कह रहा है जी? जो नीति श्लोक है कहां से लिया गया है आप लोग इसका बताएंगे, और नीति श्लोक में किन दो व्यक्तियों के द्वारा चर्चाएं की जा रही है उनका भी आप लोग नाम बताएंगे। तो नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक का वर्णन किया गया है जी? 5 कि 7 कि 10 कि 8? तो बच्चों बताएंगे कि नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक की चर्चाएं की गई है। तो बच्चों नीति श्लोक पाठ में 10 श्लोक की चर्चाएं की गई है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा कर्म। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जो शिक्षा कर्म है डैश परमागति, मतलब कि शिक्षा कर्म किसके लिए परम गति, रिक्त स्थान के पूर्ति, उचित विकल्प का अनुसार, मतलब कि जीवनस्य के अनुसार है कि जीवने के अनुसार है कि जीवनम कि जीवनात्? तो बच्चों याद रखेंगे जीवनस्य के यहां पर जो खाली स्थान है वहां पर कौन सा रिक्त स्थान को पूर्ति करेगा? तो जीवनस्य, यानी कि जो शिक्षा कर्म है जीवनस्य परम गति, यानी कि जीवन को परम गति स्थान कौन देगा? तो शिक्षा देगा। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों याद रखेंगे 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो बच्चों बताएंगे कि स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व की चर्चा किया जा रहा है? तो बच्चे बता दीजिए। साथ में ये भी प्रश्न को बताएंगे कि दयानंद जो सरस्वती है, ये इनका बचपन में नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का बचपन में नाम क्या था? साथ में प्रश्न किया गया है कि किस पर्व में से पर्व को ही छोड़कर चले आए थे? तो दुर्गा पूजा से आ गए थे जी, कि रामनवमी से आ गए थे, या फिर दीपावली से, तो शिवरात्रि थे? तो बच्चे बताएंगे। तो बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा है कि शिवरात्रि पर्व, यानी कि महाशिवरात्रि का जो पर्व था, जब भगवान शिव पर जो प्रसाद चढ़ाए गए थे मूषक के द्वारा जब खाया जाता है, तब इनके मन में व्याग्रह उत्पन्न होता है कि यह जो मूर्ति है या फिर जो यह प्रतिमा है इसमें भगवान नहीं विद्यमान है, और इसके कारण से इन्हें भगवान के प्रति यानी मूर्ति के प्रति आस्था
समाप्त हो जाता है और वहां से वह छोड़कर वापस अपने घर चले आते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर। अगला प्रश्न है रमणीयानी तीर्थ स्थानी। देखिए ये कौन सा पाठ का है, आप लोग बता सकते हैं। रमणीयानी तीर्थ स्थानी संजनयंती, रिक्त स्थानम को उचित विकल्प से भरे, तो इसका क्या हो जाएगा जी, तो रतिम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो रतिम। याद रखेंगे 18 का बी नंबर ऑप्शन, 18 का बी नंबर ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कर्णभारम, एक मिनट, दिया गया है कि कर्णभारम और रूपक की कथा कहां से ली गई है। तो कहां से ली गई है जी, रामायण में क्या कर्ण की चर्चा हुआ है जी, तो नहीं हुआ है। पुराण में भी इनकी चर्चा नहीं है, नीति शतक में तो है ही नहीं। तो इनका कहां पर चर्चा है जी, तो महाभारत में इनका चर्चा है। तो बताएंगे कि कर्ण को एक अभेद जो होता है वस्तु प्राप्त था, उस अवैध वस्तु का नाम क्या था जी, तो कवचम कुंडल, जिसका कोई भी अस्त्र ऐसा नहीं बना था जो भेद सके। उसी लिए हुए ये जन्म लिए थे कौन, तो कर्ण। कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। तो बच्चों आप लोग बताएंगे जरूर कि कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर क्यों कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग तब तक देखते हैं। और यह जो पाठ है ना, यह किसके द्वारा रचित है, इसका भी जिक्र आप लोग जरूर करेंगे कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अंतरम के योग, अगला प्रश्न है अंतरम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो 20 नंबर प्रश्न है बच्चों, अंतरम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तृतीया का कि सप्तमी का या पंचमी का या षष्ठी का। तो बच्चों बताएंगे कि किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो याद रखेंगे यहां पर जो प्रयोग है वह पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है किस समास का पहला पद अव्यय होता है। देखिए सबसे आसान प्रश्न, सबसे इसे ना इसे कहा जाता है सबसे लड्डू प्रश्न है, सबसे आसान प्रश्न है कि क्या है जी, किस समास का पहला पद, ये तो छोटा दिखाई दे रहा है, चलिए बच्चों दिया हुआ है प्रश्न कि किस समास का पहला पद अव्यय होता है। तो सबसे ये बच्चा प्रश्न क्यों है जी, क्योंकि अव्ययी भाव जो समास है इसका पहला पद क्या होता है जी, अव्यय होता है। क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर, दुराचार में कौन सा उपसर्ग है। चलिए बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। आप लोग हिंदी के जो मॉडल सेट देखे हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया था, उसमें भी उपसर्ग और प्रत्यय से भर भर के प्रश्न दिए गए थे। इसमें भी आपको उपसर्ग तो यहाँ पर भी 22 और 23 नंबर सीधे दिखाई दे रहे हैं, दो तो यहाँ पर भी हो गए। तो इस प्रकार से देखिएगा उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और कारक, ये 5 ऐसे जो टॉपिक है जिससे हमेशा माने भर भर के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आप लोग ये सारा चीज जो दोनों में मैच कर रहा है उसे जरूर ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए, ताकि थोड़ा सा पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा जो होता है मार्क्स लाया जा सके। तो चलिए 22 नंबर प्रश्न है कि जो दुराचार है इसमें कौन सा उपसर्ग है। इसमें देखेंगे कौन सा उपसर्ग है। तो पहले तो जान लेते हैं कि उपसर्ग कहते किसको है। तो देखिए उपसर्ग कहता है कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थों को परिवर्तित कर देता है। फिर से सुनेंगे, कहता है कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थों को बदल देता है उसे क्या कहते हैं जी, उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि दुराचार, दुराचार में कौन सा उपसर्ग है जिसके प्रयोग जिसका प्रयोग इसमें दिया गया है। देखिए क्या क्या है, ऑप्शन में है दू की दूरा, उसके बाद से दिया है दूर, उसके बाद से दिया है दूरी। तो बच्चे बताएंगे कि इसमें किसका प्रयोग किया गया है। तो देखिए जब हम लोग अलग करेंगे
जब इसका संधि कर देंगे तो सबसे आसान तरीका से यह होता है कि दूर प्लस आचार, यानी कि क्या हो जाएगा जी, तो ये दूर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्या होगा जी, किस पद में परि उपसर्ग है, किस पद में परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, किसमें जी, किस पद में परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आपको बताए अभी कि इसका विच्छेद कर दीजिए, सबसे आसान हो जाएगा। तो देखिए इसका हम लोग करेंगे तो क्या होगा जी, कि परि और प्लस इच्छा, परि प्लस इच्छा से यह हमारा क्या हो गया जी, तो यहीं पर हम लोग को देखने को मिल गया कि परि जो है उपसर्ग का प्रयोग परीक्षा में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 23 का करेक्ट आंसर। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों अगला हम लोग प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर को ध्यान देंगे, संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति है, संबोधन कारक में। तो बड़ा ही मजेदार सवाल है कि जो संबोधन कारक है इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों बताएंगे कि संबोधन जो कारक है इसमें कौन सा विभक्ति है, प्रथम है कि चतुर्थ है कि द्वितीय है कि चतुर्थ है। तो बच्चों बताएंगे कि संबोधन में किस संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो याद रखेंगे बच्चों कि संबोधन में प्रथम कारक का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है नमः अव्यय। देखिए बड़ा ही मजेदार, देखिए यहां पर भी अव्यय आ गया, उपसर्ग के ही तरह ये भी प्रयोग होते हैं अव्यय। तो दिया हुआ है कि नमः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, नमः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो ऑप्शन दिया गया है कि षष्ठी होती है, कि तृतीया होती है, कि चतुर्थ, कि द्वितीया होती है। तो बच्चों बताएंगे कि किस विभक्ति का प्रयोग इसमें किया गया है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चतुर्थ। नमः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है जी, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है चलिए अगला प्रश्न है पिता पुत्रम अभिकुर्दयन्ति। दिया गया है कि पिता पुत्रम अभिकुर्दयन्ति वाक्य के पुत्रम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र में हुई है। तो कुर्दयन्ति का जो प्रयोग आप लोग यहां पर देख रहे हैं तो आसानी से बता सकते हैं कि 26 का बी नंबर। इसमें कर्म संज्ञा किस सूत्र से है, तो क्रुद्ध द्रोह रूप सृष्टियो कर्म से इसका प्रयोग किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर तसीमन। तो चलिए ये सबसे अच्छा प्रश्न है कि तसीमन किस सर्वनाम का रूप है। तसीमन जो शब्द है किस सर्वनाम का रूप है, एतत का है, अदस का है, कि तत का है, कि यत का है। तो बच्चे बताएंगे कि 27 के आंसर क्या होगा जी, तो तसीमन जो है किस सर्वनाम का रूप है, तो तत का है। किसका है जी, तत का यह रूप है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर। आप लोग इसका आंसर जो है अगर ज्ञात है आप सभी को, अगर इस जानकार है आप लोग, तो कमेंट में जरूर इसका आंसर करते चले, ताकि हम भी देखें कि आप लोग को कितने प्रश्न का जो अभ्यास अच्छे से है या फिर नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भवंत पद का मूल रूप है। भवंत जो पद है, इस पद भवंत में जो पद है वह किसका मूल रूप है, भवत का है, कि भवन का है, कि भवान का है, या फिर भव का है। तो बच्चों 28 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे कि यह किस रूप का मूल रूप है। भवंत किसका मूल रूप है, तो बच्चों बताएंगे किसका है जी,
तो यह है भौवत का। किसका है? तो यह भौवत का है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नमस्यन्ति, नम अस्यति किस धातु का रूप है? तो देखिए यहां पर जो प्रयोग किया गया है तो हम लोग आसानी से देख पा रहे हैं कि इसमें जो धातु होगा वो पहला वाला शब्द होगा। तो न है, यहां पर ऊपर म का प्रयोग किया गया है यानी कि नम। तो इसमें किस धातु रूप का प्रयोग किया गया है जी? तो डी नंबर ऑप्शन यानी कि नम धातु का प्रयोग किया गया। यह नम धातु का मूल रूप है। चलिए अगला प्रश्न है पट। पट किस लकार का रूप है? तो बच्चों उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप बहुत जल्दी ही कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि पट किस लकार का रूप है। लट का है कि लोट का है कि लीट का है कि लंग लकार है? तो बच्चों बताएंगे कि यह किसका रूप है। तो किसका है जी? तो यह लोट लकार है। किसका है? यह लोट लकार है। यह एकदम बच्चा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर पा। पा धातु के लिट लकार में जहां पर लिट लकार आ जाए यानी कि स्यति स्यत यानी भविष्य काल का प्रयोग हुआ है का रूप में कौन सा संज्ञा है? तो यह आपको क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि जिसमें लिट लकार होगा यानी कि स्यति का प्रयोग होगा। और स्यति कहां पर है जी? तो ऑप्शन नंबर बी में है यानी कि 31 का क्या हो जाएगा आंसर करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं। इसीलिए कहा गया था कि आप लोग लकार रूप को अच्छे तरीके से याद करिए ताकि, और साथ में मूल रूप को भी, ताकि यह कभी आपको दिक्कत ना करे, आसानी से आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकें। तो चलिए 32 नंबर देखेंगे। कभी भी में कौन सी विभक्ति है? प्रश्न नंबर 32 है कि जो कभी भी है, कभी का रूप चला हुआ है। तो कभी का जो रूप चला हुआ है तो कभी भी जो रूप दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि बालको दे दिया या बालका नाम दे दिया, इस तरह से। ऐसा बात नहीं है कि एग्जाम में आपको फाइनल में यही शब्द को पूछ दिया जाए। इस प्रकार से कोई भी शब्द हो सकता है। लता का हो सकता है, मान लीजिए लताया शब्द दे दिया जाए, या फिर मान लीजिए लताऊ दे दिया जाए, या फिर बालिका में दे दिया जाए बालिकाओं का। तो इस प्रकार से आपको कोई भी, मतलब ये आपको समझाने की कोशिश किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा कि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आप इस तरह से रिलेटिव प्रश्नों को जरूर याद करें। याद नहीं करना, अभ्यास करें ताकि आप एग्जाम में उसे आसानी से बना सकें। आप मान लीजिए कभी इसी का याद कर लिए कि हाँ सर कभी भी में यह विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसा बात नहीं है कि फाइनल एग्जाम में आपको इसी प्रकार यही प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, लेकिन यह जरूर है कि इस प्रकार से रिलेटिव प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो इस तरह को आप लोग जरूर ध्यान में रखें। तो कभी भी में कौन सी विभक्ति का प्रयोग है? चतुर्थी का कि द्वितीय का कि तृतीय का या फिर सप्तमी का? तो बच्चे बताएंगे कि 32 का आंसर क्या होगा। क्या होगा जी 32 का आंसर? तो कभी भी में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है जी? तो तृतीय का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? तो तीसरा का, इसमें जो विभक्ति है तीसरा का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रच्छ। प्रच्छ धातु का लोट लकार, इसमें और ऑप्शन है, एक बार में नहीं आएगा। चलिए दिया प्रच्छ धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष में एक वचन में क्या होगा? तो बड़ा ही अच्छा सवाल है। अब अच्छा होने के साथ साथ आप लोग थोड़ा सा देखिए, एक याद कर लीजिएगा इसमें लकार में, जैसे पट का याद कर लीजिए या गच का याद कर लीजिए, तो आपको लगभग बनाने में यह आसान हो जाएगा। बस एक याद रहेगा कि हाँ लुट लकार शुरू कैसे होता है, उसी प्रकार से लट लकार शुरू कैसे होता है, उसी प्रकार से लिट लकार, लंग लकार। ये जब शुरुआत वाला आपके दिमाग में चलेगा ना, तो आप इस तरह के प्रश्न का जो आंसर है आसानी से दे पाएंगे। तो दिया है कि प्रच्छ धातु का जो लोट लकार का प्रथम पुरुष में एक वचन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है जो इसका प्रश्न दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों बताएंगे? क्या पृच्छेद हो जाएगा या फिर पृच्छ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है पृच्छतु, पृच्छतु या पृच्छन्तु। तो देखिए क्या होता है, पठतु पठतम पठन्तु, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा जी इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आसमान किस शब्द का रूप है? आसमान किस शब्द का रूप है जी? तो अस्मद का रूप है। किसका रूप है? तो यह अस्मद का रूप है। तो 34 का आंसर याद रखेंगे सी नंबर, 34 का सी। तो बच्चों अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है सिख संप्रदाय के गुरु कौन है? तो ये तो हमको लगता है आप बहुत ही आसानी तरीके से इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे कि सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे जी? तो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे जी? तो गुरु गोविंद सिंह थे। आप लोग ऑप्शन से तो आसानी से ही समझ जाते हैं। स्वामी दयानंद थे ही नहीं, विवेकानंद ही नहीं थे, राधा कृष्ण परमहंस तो ये लोग थे ही नहीं, ये लोग धार्मिक विचारक थे। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। पटना किस शब्द से बना है? तो बच्चों बताएंगे पटना किस शब्द से बना है जी? तो पतन शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? तो पतन शब्द से पटना का निर्माण हुआ। किस शब्द से हुआ है जी? तो पतन शब्द से इनका निर्माण हुआ है, यानी पटना का निर्माण हुआ है। तो आप लोग बताएंगे पटना की स्थापना कब और किसने किया था? और साथ में एक और प्रश्न बताएंगे कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? चलिए बच्चों अगला प्रश्न तब तक देखते हैं। पृथक के भाव से किस कारक का प्रयोग होता है? तो एक आता है, आप लोग देखे होंगे, संप्रदान से जुदाई। जैसे मान लीजिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो क्या हो रहा है जी? पेड़ खड़ा है और इससे पत्ते क्या हो रहे हैं? टूटकर अलग हो रहे हैं, यानी पृथक हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जुदाई शब्द का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से दिया गया है पृथक यानी कि अलग के भाव से किस कारक का प्रयोग हो रहा है। तो आपको बताया सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में ये जो से है ना, यह से किस कारक का है? तो यह कारक के किस विभक्ति से है जी? तो संप्रदान से है। किससे है? तो संप्रदान से जुदाई या पृथक या अलग होता है। तो बच्चों याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो संप्रदान हो जाएगा। क्या ऑप्शन आंसर हो जाएगा? संप्रदान। और ये भी याद रखेंगे पेड़ से पत्ते, देखिए पेड़ खड़ा है और पत्ते वहां से गिर गए, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? पेड़ और पत्ते एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, एक दूसरे से पृथक हो रहा है। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर, अणो अरियान महतो महियान। तो उम्मीद है कि ये तो आप लोग को बिना तो बच्चे बताएंगे अणो अरियान महतो महियान डैश किस उपनिषद से संकलित है? तो पहले तो बच्चों आप बताएंगे कि अणो अरियान महतो महियान यह किस पाठ से लिया गया है। तो आप लोग इसको कमेंट में बताएंगे कि अणो अरियान महतो महियान किस पाठ से लिया गया है जी? तो हाँ सभी का आंसर आ रहा है मंगलम पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है जी? मंगलम पाठ से लिया गया है। और यह किस उपनिषद से संकलित है? कठो उपनिषद से। कठो उपनिषद से इसे लिया गया है। तो बच्चों अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 39, अपावृणु पद का अर्थ क्या है? अपावृणु पद का अर्थ क्या है? तो अपावृणु मतलब कि क्या होता है जी? हटा दे। तो आप लोग देखें पहला ही श्लोक है हिरण्मय पात्रेण शतस्य पीता मुखम तत्वम अपावृणु, यानी कि ये जो अपावृणु है इसका अर्थ क्या होता है जी? सोने के पात्र को हटा दे, उसके लिए प्रयोग किया गया है अपावृणु का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अपावृणु का सही अर्थ क्या है जी? तो हटा दे। ठीक है चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है वहंत वहंत पद का अर्थ क्या है? वहंत पद का अर्थ क्या है? तो बच्चे बताएंगे दौड़ते हुए या फिर लिखते हुए या फिर याद करते हुए कि धारण करते हुए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा धारण करते हुए। क्या हो जाएगा बच्चों? तो धारण करते हुए। ठीक है तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो धारण करते हुए। ठीक है चलिए 41 नंबर देखेंगे। सर्वत्र अव्यय में
सर्वत्र अव्यय में, अव्यय यानी कि वही उपसर्ग का ही काम करता है, आपको इसका पहले ही बताया गया था। तो इसमें भी दिया गया है, एक मिनट, अव्यय में कौन सा प्रत्यय, सॉरी यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है कि जो यह सर्वत्र जो अव्यय है इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है जी, तो त्रल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 42, 42 नंबर है, किस पद में तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किस यहां पर दिया गया है 42 नंबर में, किस पद में तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो किसमें हुआ है जी, तो निपुणता में तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 43 नंबर। चलिए 43 नंबर है कि तुमुन, क्या है जी, यहीं पर है, इसको यहीं पर देख लेते हैं लोग, कि तुमुन प्रत्यय में, तुमुन, एक मिनट नहीं आ रहा है जी, हाँ अब दिया हुआ है कि तुमुन प्रत्ययांत पद में निम्न में से कौन सा का दिया गया है, पद निम्न में से कौन सा है। तो चलिए इसमें देखना है कि तुमुन प्रत्यय कोश में जो होता है लगा हुआ है। तो किस में लगा हुआ है जी, तो अध्येतुम में लगा हुआ है, अध्येतुम, या अधित में लगा हुआ है, कि अधित्य, अधित्य में लगा हुआ है, अध्ययनम में लगा हुआ है। तो बच्चे बताएंगे कि यह किस में लगा हुआ है तुमुन प्रत्यय। तो 43 नंबर का ऑप्शन कमेंट में करेंगे, क्या होगा बच्चों, तो क्या होगा इसका ऑप्शन, तो याद रखेंगे यह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है, तो अध्येतुम में इसका प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, वक्तव्य में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 यानी कि 44 नंबर में वक्तव्य में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यत का, कि नैत का, कि अन्यार का, कि तव्यत का। तो किसका प्रयोग हुआ है बच्चों, तो 44 का डी नंबर, 44 का डी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आपको समय का ना बर्बाद करते हुए जो आसान प्रश्न है उसे जल्दी ही आप लोग को समझाने की कोशिश किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन कौन है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह आपके किताब से ही है। तो यह प्रश्न है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन कौन से है। तो लेखिकाओं का नाम बताना है। तो एक है शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, कि राम भद्रांबा, या फिर सभी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें जो तीनों लेखिका है यह तीनों के तीनों कहां से है, तो दक्षिण भारत के है। यानी कि जो यह मैप में यहाँ पर जो ये इस तरह से दर्शाया गया है, यानी कि इस तरह ये जो नीचे वाले भाग है इसी भाग के ये तीनों लेखिका है दक्षिण भारतीय का। चलिए बच्चों अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 46 नंबर, विजय भट्टारिका किसकी रानी है। अगला प्रश्न है 46 नंबर कि विजय भट्टारिका किसकी रानी है, चंद्रादित्य की, कि या फिर याज्ञवल्क्य की, कि अच्युत राय की, कि कंपन राय की। तो बताएंगे बच्चों किनकी यह रानी थी, बेगम थी। तो किसकी थी जी, तो चंद्रादित्य की थी। किसकी थी, तो चंद्रादित्य की थी। चलिए बच्चों अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि धाविका में कौन सा प्रत्यय है। धाविका में कौन सा प्रत्यय, धाविका में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, चाप का है, या फिर टाप का है, या फिर डाप, या फिर उड़ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो बच्चे बताएंगे धाविका में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों धाविका में टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कौन सा प्रत्यय का जी, टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न है 48 नंबर, पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा जी, पठती,
या फिर पठंती या पठितवान कि पठन। तो बच्चे बताएंगे कि पठत में जो कौन सा शब्द को जोड़ दिया जाए कि स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा तो क्या होता है जी, तो वह हो जाता है पठंती। क्या हो जाएगा, तो पठंती हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं। धन्यास्तु का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा जी, धन्या प्लस तू, यानी कि इसमें देखेंगे कौन दिया हुआ है, क्या होगा, इसको करेंगे तो धन्या प्लस तू, यानी कि इसमें नहीं है, ये वाला नहीं है और बी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखेंगे 49 का कितना नंबर हो जाएगा जी, तो 49 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आप लोग बताएंगे यह कौन सा संधि है, आप लोग बताएंगे यह कौन सा संधि है। तो बच्चों बताएंगे यह संधि कौन सा है, मतलब बताना है क्या यह स्वर संधि है या फिर क्या यह व्यंजन संधि है या फिर यह विसर्ग संधि है। तो चलिए बच्चों कमेंट में बताएंगे कि यह कौन सा संधि है, ठीक है। तो बच्चों बताएंगे कि यह कौन सा संधि है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 50 नंबर, अन्य अच में कौन सी संधि है, अन्य अच में कौन सा संधि है जी, तो ये भी नाम पूछा हुआ है जो सबसे आसान है। जब हम लोग इसका संधि करेंगे तो सबसे आसानी से इसको हम लोग बता पाएंगे कि यह कौन सा है। तो बच्चों बताएंगे कौन सा संधि है जी, स्वर कि विसर्ग कि व्यंजन कि या फिर यण, कौन सा संधि है। तो बच्चों बताएंगे कि यह 50 का कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बच्चों बताएंगे क्या होगा जी, तो यह व्यंजन संधि होगा। क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। तो बच्चों बताएंगे आप लोग कमेंट में कि इसका संधि हम लोग कैसे कर पाएंगे, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है 51 नंबर, कटे पद का अर्थ क्या होता है। तो 51 का जो प्रश्न है वह पूछा गया है कि कटे पद में कौन सा अर्थ इसमें जो होता है दिया गया है, आसनों से कि नदियों से कि सागरों से या फिर पेड़ों से। तो कटे का अर्थ क्या होता है जी बच्चों, बताएंगे आप लोग, किससे होता है जी, तो आसन से होता है। किससे होता है, तो आसन से। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 52 नंबर, नाल सनाम गति कची कची आलू के डैश बिना रिक्त स्थान पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो पूछा गया है कि ये जो दिया गया है ऑप्शन, इसमें कौन से विकल्प को भरा जाए कि ताकि यह अपने रिक्त स्थान की पूर्ति अच्छे तरीके से कर ले। तो बच्चों क्या अलसम हो जाएगा या फिर नगरम हो जाएगा कि ज्ञानम हो जाएगा या फिर कारुणिकम हो जाएगा। तो बच्चों बताएंगे कि 52 का आंसर क्या होगा। चलिए बच्चों बताइए क्या होगा जी, तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का बी नंबर, कारुणिकम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 53 नंबर, अलस कथा पाठ में अहो कोलाहल अहो कथ्यम कोलाहल किसकी युक्ति है, मतलब किसने कहा है कि हल्ला कहाँ हो रहा है, हल्ला या फिर कौन कर रहा है, किसने कहा है जी, पहला व्यक्ति ने कहा है कि दूसरा व्यक्ति ने कहा है कि तीसरा व्यक्ति ने कहा है कि चौथा व्यक्ति ने कहा है। तो अलस कथा जो है इसमें बच्चों को अलस से मुक्ति पाने का कुछ उपाय बताए गए हैं। उस उपाय में जो 4 व्यक्ति हैं जो अलस का सबसे बड़ा प्रमाण देते हैं, आग लगने के बाद भी वो नहीं भगते हैं, जिसमें पहला कहता है अहो कथ्यम कोलाहल, तो दूसरा कहता है जी लग रहा है हमारी जो घर है जो गृह है इसमें आग लग गया है। तब तीसरा कहता है कि देखिए तीसरे का विचार तो सोचिए कितना उन्नत है, तीसरे का विचार कहता है तीसरे व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है कोई भी व्यक्ति धार्मिक ऐसा नहीं है जो कंबल को द्रव्य से भिगाकर यानी कि पानी से भिजाकर हम लोग को उड़ा दे। इतना भी आलस जो होता है बच्चों को नहीं करना चाहिए। ऐसे तो थोड़ा भी आलस जो होता है नहीं करना चाहिए। आपको टाइमिंग हो गया पढ़ने का, समय से उठिए, अपने पढ़ाई को जारी रखिए। तो किसने कहा था जी, तो ये अहम कथ्यम किसने कहा है, तो पहला आलसी ने कहा है। किसने कहा है जी, तो पहला आलसी ने कहा है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए
अगला प्रश्न है 54 नंबर, अल्लाह सला में आग किसने लगाई है जी? तो आलसियों ने लगाई है, ये तो संभव ही नहीं होता है, आलसी तो लगाएगा नहीं। मंत्री वीरेश्वर, ऐसे तो इनका हाथ था लगाने के लिए, लेकिन कौन लगाया है जी? तो अल्लाह सला के कर्मचारियों ने। तो आग कौन लगाया था? तो अल्लाह सला के कर्मचारियों ने। क्यों लगाए थे जी? कि जो अल्लाह सला को लिए स्पेशल व्यवस्था जो दिया जा रहा था, यह देखकर और भी धूर्त लोग, यानी कि जो पाखंडी टाइप के लोग होते हैं, जैसे आप लोग में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मोबाइल तो लिए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उपयोग कहीं अन्य जगह पर हो रहा है, टिकटॉक जैसे वीडियो पर हो रहा है, या फिर अन्य यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो पर हो रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया, वह एक प्रकार के धूर्त व्यक्ति हो गए, पाखंडी व्यक्ति हो गए। तो यह पाखंडी व्यक्ति जो थे ना, इसकी संख्या बढ़ गई कहां पर? अल्लाह सला में। इसके लिए ये अल्लाह सला के जो कर्मचारी थे, ये लोग जो होते हैं क्या करते हैं, अलस का जो गृह है उस पर जो होता है आग लगा देते हैं। यानी अलस का जो साला मतलब घर होता है उस पर आग लगा देते हैं कि कितने लोग सच में आलसी हैं और कितने लोग इसमें धूर्त हैं। तो आग देखते हैं सभी लोग तो पलायन हो जाते हैं, लेकिन 4 बंदा जो होता है उसमें बच जाता है। तो यानी आलसियों की संख्या भी याद रखिएगा, कितनी है जी? तो 4 है। तो अल्लाह सला में आलसियों की संख्या कितनी है? तो 4 है। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये बड़ा मजेदार भी पाठ है। चलिए अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है? तो बच्चों प्रश्न है कि ऋग्वेद में, तो आप लोग बताएंगे कि ऋग्वेद की संख्या, सॉरी, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है बच्चों? तो वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। तो वेदों की संख्या कितनी है जी? तो 4 है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है? 5 कि 40 कि 10 कि 24? तो बच्चों बताएंगे 55 का आंसर क्या होगा? कितने ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है जी? तो बच्चों बताएंगे कि ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है? तो कितना किया गया है जी? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाज की गाड़ी कैसे चलती है जी? समाज की गाड़ी कैसी चलती है? क्या पुरुषों से चलती है जी, या फिर नारियों से चलती है, कि दोनों यानी पुरुष एवं नारी दोनों से चलती है, या फिर बच्चों से चलती है? ऐसे तो याद रखेंगे समाज की जो यान है ना, यान बोले तो गाड़ी है, वह किससे चलती है? तो पुरुष और नारियों से चलती है। किससे चलती है? तो पुरुष और नारियों से समाज का यान चलता है, यानी गाड़ी चलती है। तो बच्चों अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। 57 नंबर प्रश्न है, ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रश्न नंबर 57 है। इससे पूछा गया है कि ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? इसमें कौन सा विभक्ति लगा हुआ है? तो द्वितीय विभक्ति है कि षष्ठी है, या फिर सप्तमी है, या फिर प्रथम है? तो बच्चे बताएंगे इसमें कौन से विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो कौन सा विभक्ति है जी? तो इसमें दूसरा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, 10 अनानी यस्य स का समस्त पद क्या योग होगा? मतलब कि 10 अनानी यस्य स को मिलाया जाए तो इसमें कौन सा शब्द बन जाएगा? जैसे समास आप लोग पढ़ते हैं तो इसी का यह क्या कर दिया गया? विग्रह कर दिया गया है। तो क्या बनेगा जी? तो दशानन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दशानन। तो बच्चे बताएंगे कि दशानन कौन सा समास है? तो आप लोग बच्चे बताएंगे कि दशानन कौन सा समास है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उन्नति पद में कौन सा उपसर्ग है? उन्नति जो पद दिया गया है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो उन्नति को हम लोग विच्छेद कर देते हैं। आपको पहले भी बताए थे कि यह उपसर्ग और प्रत्यय बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से हमेशा भर भर के प्रश्न आपको पूछे गए हैं। तो उन्नति का जब हम लोग विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? उत प्लस हो जाता है, उत प्लस नति, यानी कि इससे हमको मतलब है यानी क्या हो जाएगा जी? तो उत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 59 का क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
60 नंबर, अ और उ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? अ और उ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो बच्चों यह संधि का प्रश्न है कि अ और उ को मिलाते हैं, यानी कि अ प्लस उ को मिलाते हैं तो क्या बनेगा जी? ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए। तो 60 का याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आप लोग बताएंगे, यह अ प्लस उ मिलके जो बन रहा है ओ, यह कौन सा संधि है? आप लोग बताएंगे कि अ प्लस उ मिलके जो ओ बन रहा है, यह कौन सा संधि का प्रकार है? स्वर संधि का है। तो स्वर संधि भी 5 प्रकार का होता है ना, तो 5 प्रकार में यह किस टाइप का है? तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में चलिए इसी में हो जाएगा। भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद, एक मिनट, दिया गया प्रश्न, भारत महिमा जो पाठ है इसका द्वितीय पद, ऐसे 2 पद में यह दिया गया है, तो इसका दूसरा जो पद है वो कहां से लिया गया? विष्णु पुराण से या फिर भगवत पुराण से? तो बच्चों बताएं किस पद से है जी? विष्णु पुराण या फिर भगवत पुराण से? तो बच्चे बताएंगे कि 61 का आंसर क्या होगा? तो किससे लिया गया है जी? तो यह लिया गया है भगवत पुराण से। किससे लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगवत पुराण से। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ के आधार पर दिया गया है प्रश्न कि भारत महिमा जो पाठ है इसके आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। गायंती देव किल गीत कानी, तो यहां पर क्या हो जाएगा जी? तो देवा, कौन लोग गीत गाते हैं जी? तो देव लोग गीत गाते हैं। तो हम लोग भी भारत में जन्मते और यहाँ पर पुण्य कमाते। देख रहे हैं कि भारत में जन्म लेना भी एक बड़ा ही गौरवशाली का बात है। तो इसलिए आप अपने जन्म को सार्थक बनाएं और ऐसे कार्यों को करें ताकि कोई दूसरा कोई व्यक्ति उस कार्य से निंदा ना हो या आपकी निंदा ना करे। इसलिए कुछ बेहतर करिए ताकि आपका भी नाम हो, आपके माता पिता का भी नाम हो, साथ में अपने देश को और भी गौरवान्वित यानी उच्च स्थानों पर ले जाने का कार्य करें। ना कोई लड़की का भेदभाव है, ना कोई लड़का का भेदभाव है। आप दोनों मिलकर, बताया गया था अगले प्रश्न में कि दोनों मिलकर इस जो दुनिया का नाव है इसे एक अच्छे जो होते बुलंदियों पर आप लेकर जा सकते हैं। इसलिए हमेशा जो होते अपने कर्तव्य को अच्छे तरीके से करते रहें। अगला दिया है, नरकस्येदम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग इसको विच्छेद कर देंगे। विच्छेद करेंगे तब तो मालूम चलेगा कि इसमें किन किन वर्णों का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है जी? तो नरकस्य, नरकस्य क्या हो जाएगा यहां पर? तो यहां पर आ जाएगा उदम, नरकस उदम, यानी कि यहां पर अ और क्या हो गया यहां पर? उ, यानी कि अ प्लस उ, यानी कहां पर दिया गया है जी ऑप्शन? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग बच्चों बताएंगे कि अ प्लस उ बराबर गलती है यहां पर, रुकिए, 63 नंबर, 1 मिनट रुक जाए, थोड़ा पानी पी ले तब तक। एक गलती है, अ है प्लस यहां पर हो जाएगा ई, क्या हो जाएगा जी? तो यहां पर हो जाएगा ई, यानी कि अ प्लस ई। अब क्या हो जाएगा? अ प्लस सी बराबर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। क्या हो जाता है जी? तो ए हो जाता है, यानी कि यहां पर दिया हुआ है एक एकले जो दिया गया है वह क्या हो जाएगा? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों याद रखेंगे कि नरकस्येदम में किन किन वर्णों का मिलाप हुआ है? तो अ प्लस ई का, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बच्चों,
अगले प्रश्न को देखते हैं, ये वाला को याद ना रखें गलती से भी। चलिए अगला प्रश्न है 64 नंबर, किस पद में अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए बोले थे आपको कि भर भर के आपको प्रश्न आएंगे उपसर्ग का, तो उपसर्ग हमको लगता है कि इससे 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है जी प्रश्न, कि अभी से, अभी जो उपसर्ग है ये इसमें कौन सा शब्द जो होता है अभी से बनता है? तो अभेद में अभी नहीं है, आभार में नहीं है, अभ्युदय को जब विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, अभी प्लस उदय हो जाएगा, अभी प्लस उदय हो जाएगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा जी, तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 64 का क्या हो जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों याद रखेंगे 64 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसको देखिए यहां पर हल कर देते हैं, क्या हो जाएगा, तो अभी प्लस उदय, अभी प्लस उदय, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है जी, अव्यय ही होता है। अव्ययी भाव का पहला पद क्या होता है, सम्मिलित होता है और अव्यय होता है। तो इसका तो बहुत ही आसान आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है, तो अव्यय होता है। क्या होता है जी, तो अव्यय होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, अनाहुत में कौन सा समास है? अनाहुत नकारात्मक का यहां पर बोध हुआ है जी, और नकारात्मक का, जहां पर नकारात्मक समास पूछ देगा वह कौन सा समास हो जाएगा, नज्ञ समास हो जाएगा। तो बच्चों याद रखेंगे कौन सा समास हो जाएगा जी, तो नज्ञ समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे अशांति हो गया तो कौन सा समास हो जाएगा, तो यह नज्ञ समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 67 नंबर, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों बताएंगे संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो सभी बच्चों का आंसर आ रहा है कि सर 16 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी, 16 प्रकार के होते हैं। लेकिन यह जो 16 प्रकार होते हैं 5 टाइपों से मिलकर बनते हैं। कितने टाइपों से मिलकर बनते हैं जी, 5 टाइपों से मिलकर बने होते हैं। तो इसका टाइप में पूछिया है तो 5, और इसकी संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 16। तो संस्कार की संख्या कितनी है, तो 16। टाइप पूछ दिया है तो आप लोग टाइप को याद रखेंगे 5। जैसे कि मान लीजिए कि शेषावस्था में 5, उसी तरह से अलग अलग करके जो पूछा गया है उन सभी को मिलाने के बाद से 16 होता है। जब ये अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे तो टाइप में यह 5 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 68 नंबर है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है जी? कब होता है जी, मरणोपरांत कि जन्मोपरांत कि जन्म के पहले कि गृहस्थ आश्रम में? तो कब होता है जी, अंत्येष्टि संस्कार मरणोपरांत होता है। इसी को क्या कहा जाता है, दाह संस्कार कहा जाता है। तो यानी कि अंतिम संस्कार कौन है, तो अंतिम संस्कार यही है, अंत्येष्टि यानी मरणोपरांत यह संस्कार परिपूर्ण होता है, समाप्त हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 69 नंबर, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो बच्चों बताएंगे अगर अपनी उन्नति करना है तो कितने दोषों को आप त्यागिएगा, 6 कि 5 कि 7 या फिर 10? तो आप लोग को पढ़ाएंगे तो 6 दोषा, तो यानी कितने दोषों को त्याग देना है जी, 6 दोषों को त्याग देना है। कितने दोषों को त्यागना है, तो 6 दोषों को आपको त्याग देना है, जिससे आप अपने आपको प्रगति के राह पर ले जा सकते हैं। चलिए बच्चों 70 नंबर प्रश्न है, घर की शोभा कौन है जी? चलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमको उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर बहुत जल्दी दे देंगे। चलिए जल्दी से इसका कमेंट करेंगे कि घर की शोभा कौन है। शोभा लड़की का नहीं कहा जा रहा है जी, कहा जा रहा है किसके लिए कहा गया है कि घर किससे जो होता है सबसे अच्छा दिखता है, तो किसके रहने से दिखता है जी, तो किसके कारण घर की शोभा बढ़ती है, तो स्त्रियों के कारण। किसके कारण जी, स्त्रियों के कारण। किसके कारण, तो स्त्रियों के कारण। यहां पर काफी इन लोगों की बड़ाई की गई है, अच्छी बात है, बड़ाई भी होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, इदम
तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा? इदम तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा? प्रश्न नंबर 71 है कि इदम तहसील से कौन सा प्रत्यय, कौन सा अव्यय बनेगा? अतः या फिर अत्र या फिर यत या फिर इत। तो बच्चों बताएंगे कि 71 का आंसर क्या होगा? तो कौन सा अव्यय बनेगा जी? तो याद रखेंगे इत अव्यय बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है 72 नंबर। मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी जो नदी है उसका वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये सबसे आसान है, आप लोग सबसे पहले इसका आंसर जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा जी। महाभारत से लिया गया है क्या? रामायण की चर्चा, सॉरी रामायण का राम और सीता और लक्ष्मण जब मंदाकिनी नदी पर पहुंचते हैं तो उसी पाठ का पूछा गया वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो किस ग्रंथ में किया गया है जी? तो रामायण में किया गया है, न कि महाभारत में। तो आप लोग बताएंगे साथ में कमेंट में कि रामायण के रचनाकार कौन है, रामायण के रचनाकार कौन है। चलिए अगला प्रश्न है 73 नंबर। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या लिया? तो पहला प्रश्न बड़ा ही इंपोर्टेंट है ये इस पाठ से कि जो शक्र है, तो पहले आप लोग बताएंगे कि शक्र के भेष में कौन आए हुए थे जी? शक्र का रूप धारण करके कौन आए थे? तो इंद्र भगवान आए थे। किस भेष में आए थे जी? तो शक्र के भेष में आए थे। और क्या मांगते हैं उनसे? कवच एवं कुंडल मांगते हैं। किनसे मांगते हैं? तो कर्ण से मांगते हैं। क्यों? क्योंकि वह अर्जुन को महाभारत के युद्ध में विजय का जो आशीर्वाद दिए हैं और साथ में उनका पुत्र है, तो पुत्र को विजय कराने हेतु और धर्म की जीत के लिए कवच एवं कुंडल किससे मांग लेते हैं? तो यह कर्ण से मांग लेते हैं। किस रूप में आकर? शक्र के रूप में आकर। यह इसलिए, इसी कारण से जो होते हैं, यह भारत के सबसे बड़े दानवीरों में से एक हैं। भारत में साथ में यह बिहार के थे, तो बिहार के लिए भी बड़ा ही गौरवान्वित है। लेकिन यह कौरव के पक्ष में थे, जो हिंसक थे, जो किसी भी विचारधारा में विश्वास नहीं रखते। इसी कारण इनका भी जो थोड़ा पद है वह थोड़ा नीचे हो जाता था। तो आप लोग बताएंगे कर्ण कहाँ के राजा थे? कमेंट में आप लोग जरूर कमेंट करेंगे कि कर्ण कहाँ के राजा थे। कहाँ के थे जी बच्चों? तो चलिए कमेंट में आंसर आना शुरू हो गया है। कहां पर थे बच्चों? बताएंगे जल्दी। चलिए सभी लोग बताइए कि कर्ण कहाँ के राजा थे? कहाँ के थे जी? अंग देश के थे। कहाँ के थे? अंग देश के थे। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। कहाँ थी बच्चों? तो चंपा थी। अंग देश की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कुत्र तव कंडकनम, यह उचित किस नहीं उक्ति किसकी है? मैंने किसने कहा है कि जो कुंडल है वो कहाँ है? तो देखिए बाघ के हाथ में तो कुश था, यानी कि क्या बोलते हैं, कुंडल बोल दिए थे। बाघ के हाथ में कुश, कुश यानी कि जो वस्तु लिया गया था, सोने का कंगन बताया जा रहा था, वह जो बाघ के हाथ में था। यह किसने कहा था? तो यह कहा था किसने जी? पथिक ने कहा था कि पहले हमको दिखाओ तो सही, तुम्हारे हाथ में जो कवच, सॉरी जो तुम्हारे हाथ में कुश है वह वाकई में सोना का है या फिर नहीं है, या फिर तुम हमको ऐसे ही फुसला रहे हो और पास में जाए तो तुम खा जाओगे। यह लालच वाले पाठ से, यानी कि आपको व्याघ्र पथिक का जो कहानी है उससे लिया गया है। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि बच्चों को लालच नहीं करना चाहिए। तो चलिए अगले हम लोग प्रश्न को देखते हैं। बाघ के हाथ में क्या था जी? तो बाघ के हाथ में क्या था? तो ऑप्शन है सोना था कि माला था कि चांदी था या फिर कुश था। तभी बताया आप लोग को कि बाघ के हाथ में क्या था जी? तो कुश था। अब ये सोना का इसके द्वारा बताया जा रहा था, ठीक है। तो ऐसे किताब में इसका वर्णन किया गया है कि हाथ में वह कुश लेकर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर यह क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीता रामचंद्रस्य डैश आसीत रिक्त स्थान की पूर्ति करे। सीता रामचंद्र की क्या थी जी? तो इसका तो आंसर बताने का कोई बात ही नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट ही इसका लगा लेंगे। एक मिनट बच्चों।
तो सीता रामचंद्र क्या थे जी? प्रिया, यानी कि उनकी पत्नी थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, ये सबसे आसान प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, लैंगिक लैंगिक पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? देखिए फिर आ गया उपसर्ग और प्रत्यय, तो हम लोग का पीछा नहीं छोड़ा। इसी प्रकार से फाइनल एग्जाम में भी आपको 5-5 तो समझिए कि ये तो कंफर्म है, 5 प्रत्यय और 5 उपसर्ग, यानी 10 नंबर तो यही हो गया। साथ में संधि और उपसर्ग मिलकर ये भी 10 नंबर रख दीजिए, यानी कि 20 नंबर का आपको ये 4 टॉपिक से और 2-3 नंबर कारक, लगभग 25 नंबर के आसपास आपको इस 5 टॉपिक से आपको प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिए सबसे आसान इसलिए ही इसे संस्कृत को कहा जाता है कि सबसे आसानी से हम लोग इसमें 50 में 50 सही कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता है, आप इसे आसानी से कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लैंगिक, ओहो चले हाँ, दिया हुआ लैंगिक जो पद है इसमें प्राकृतिक प्रत्यय कौन सा? लोक प्लस ठक, कि लोक प्लस ठक, कि लोक प्लस मतुप, कि लोक प्लस इनी। तो 77 का आंसर बताएंगे बच्चों कि 77 का कौन सा होगा? तो क्या हो जाएगा जी? तो लोक प्लस ठोक हो जाएगा, लोक प्लस ठोक हो जाएगा। बोलो लोक प्लस ठोक को याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। दृष्ट प्लस पद में कौन सा प्रत्यय है? दृष्ट प्लस नहीं, दृष्ट पद में कौन सा प्रत्यय दिया गया है? तो कौन सा है जी? बताएंगे बच्चों कि कौन सा इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। 78 का कौन सा आंसर होगा? कौन सा होगा जी? तो 78 का सी, इसमें कथ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। शिक्षक प्लस टाप में कौन सा हो जाएगा? यानी टाप मिलता है तो आ का निर्माण करता है, यानी कौन सा हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी शिक्षका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 80 नंबर। तथा प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र, कह रहा है कि प्रश्न बड़ा ही मजेदार, जब हम लोग इसके पहले बनाए थे प्रश्न कि जो शक्र के रूप में जो आए हैं इंद्र भगवान, वह किस रूप में आए हैं जी? तो ब्राह्मण रूप में आए हैं। कौन से रूप में आए हैं? तो ब्राह्मण रूप में आए हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेखांकित पद का, यहां पर जो रेखांकित पद है, जब इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? तो क, किसका प्रयोग करेंगे जी? तो क का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो क का प्रयोग करेंगे, यानी कि 80 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 80 का आंसर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिया के जनक को क्या कहते हैं? गजब का सवाल है ये। क्रिया के जनक को क्या कहते हैं जी? तो कारक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कारक कहते हैं। 81 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्रिया के जनक को क्या कहा जाता है? तो कारक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में कर्त करण यो अस तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो इसे बताना है कि यह सूत्र है, और यह जो सूत्र का प्रश्न दिया गया है, आपको 2-3 प्रश्न तो हर वर्ष आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तिरासी नंबर। अगला प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, या फिर बहुब्रीहि है, या अव्यय भाव है, कि द्विगु समास है? तो बताएंगे बच्चों कि नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में कौन सा समास है जी? तो यह बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है?
तो बहुव्रीहि समास है। क्यों बहुव्रीहि समास है जी? नीला है कंठ जिसका, तो नीला कंठ किसका है जी? तो महादेव का है, यानी कि शंकर भगवान का है। तो ये क्या कहता है? बहुव्रीहि समास कहता है कि जिसमें पहला पद एवं दूसरा पद मिलकर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। तो देखिए नीला है जिसका कंठ, तो यहाँ पर नीला भी और कंठ को छुड़के एक विशेष अर्थ प्रकट कर दिया, क्या? तो शंकर यानी महादेव। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, एक और एक के संधि से क्या होता है जी? तो बच्चों सबसे आसान प्रश्न, यहां पर भी संधि दिया गया है कि एक और एक को जोड़ेंगे तो वह क्या होगा? तो बच्चे बताएंगे कि एक और एक को जोड़ेंगे तो वह कौन सा संधि होगा? तो कौन सा संधि हो जाएगा जी? तो एकाएक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एकाएक संधि हो जाएगा। आप लोग बताएंगे कमेंट में कि एकाएक जो है कि यह किस संधि का रूप है। तो बताएंगे स्वर संधि जो 5 प्रकार के होते हैं, 5 में से यह किसका भाग है, किसका यह अंग है। तो चलिए अगला आप लोग देखते हैं। आप लोग जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग इसका जो कॉपी में नोट्स बनाते चलिए, ताकि कि आपको उस तरह का क्वेश्चन भी पूछे जाए तो आप आसानी से उसे बना सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच्छेद में कौन सी संधि है जी? विच्छेद में कौन सी संधि है? तो बड़ा ही आसान प्रश्न है। स्वर संधि है कि विसर्ग है कि यण है कि कौन सी व्यंजन है? तो बताएंगे बच्चों 85 का आंसर क्या होगा? विच्छेद में कौन सी संधि है जी? तो व्यंजन संधि, सॉरी व्यंजन संधि है। विच्छेद में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 86 नंबर, पावक। पावक का जो संधि विच्छेद क्या होगा? पावक का संधि विच्छेद क्या होगा जी? तो इसमें जो प्रयोग किया गया है पावक में, तो बच्चों ध्यान देंगे आव। क्या दिया गया है जी? आव, यानी कि क्या हो जाएगा? पौ प्लस अक, पौ प्लस अक, यानी कि बिंदु है तो पौ प्लस अक, यानी कि हम लोग क्या हो जाएगा यह? तो यह हो जाएगा पौ प्लस अक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पौ प्लस अक। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 87 नंबर, च प्लस अस्थि का संधि क्या होगा? देखिए ये भी आसान प्रश्न है कि च, देखिए च में क्या है जी? अ है, यहां पर क्या है? अ है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अ यहां पर भी अ, यहां पर जैसे च में क्या हो जाएगा? आधा च प्लस अ, यानी कि हमको इससे मतलब है अ, यहां पर है और, तो दोनों मिला के क्या बन गया जी? तो आ हो गया। तो यानी क्या ऑप्शन सही हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चास्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा च प्लस अस्थि का। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है अस धातु के, अगला प्रश्न है कि अस धातु के, कौन सा धातु है जी? तो अस, ये अस धातु के लिट लकार में, यानी बच्चों जब लिट लकार देखते हैं तो स्यति का रूप हम लोग को दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए। किसका आ जाना चाहिए? स्यति। तो स्यति से तो स्यंति होता है, तो लिट लकार में स्यति को हम लोग ढूंढिए पहले, तो सबसे आसान, यानी कि लिट लकार कौन बताता है? भविष्य को बताता है, यानी कि भविष्य काल को ही डिनोट करता है। कौन सा? तो लिट लकार। ये अस धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन हो जाएगा जी? तो भविष्यति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो भविष्यति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है? बच्चों बताएंगे कि किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है। तो किसका होता है जी? ऑप्शन दिया है कि द्वंद्व समास का होता है, या फिर किसका होता है बच्चों? द्वंद्व समास का, या फिर बहुब्रीहि समास का, कि द्विगु समास का, क्या अव्ययी भाव समास का। तो बच्चे बताएंगे किसका होता है जी? तो याद रखेंगे द्विगु समास का पहला पद क्या होता है? तो संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है ऐसे। चलिए अगला प्रश्न है सह स्नेहम में कौन सा समास है? तो सह स्नेहम में कौन सा समास है जी? तो इसमें यह अंतिम वाला पद सम्मिलित हो रहा है, यानी कि
तत्पुरुष समास है। कौन सा है जी? तो तत्पुरुष समास है। तो बच्चों याद रखेंगे 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए बच्चों अगला प्रश्न बताएंगे। अगला प्रश्न है कत्वा प्रत्यांत अव्यय निम्न में से कौन सा है? तो इसमें कत्वा का प्रयोग किसमें किया गया है? गतम में किया गया है कि गत्वा में किया गया है कि दर्शनम में किया गया है या फिर उपगम्य में किया गया है? तो बच्चे बताएंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो कत्वा प्रत्यय लगाकर इसमें कौन सा जो होता है पद बनाया गया है? तो गत्वा जो होता है पद बनाया गया है। कौन सा पद जी? तो गत्वा पद बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पटुतम। पटुतम पद में कौन सा तदित प्रत्यय है? तो क्या तरप प्रत्यय है या फिर मतुप है या फिर ठक है या फिर तमप है? तो 92 का आंसर बताएंगे बच्चों क्या होगा जी? तो इसमें तमप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कौन सा प्रत्यय तदित है जी? तो तमप प्रत्यय है। याद भी रखेंगे तमप कौन सा प्रत्यय है? तो तदित प्रत्यय है। कौन सा है? तदित प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न है शांति किससे स्थापित होती है? किससे स्थापित होगा जी? का बम विस्फोट कर दीजिए तो शांति स्थापित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। शांति स्थापित होगा शांति से सब कोई एक साथ रहे तो शांति होगा, एक दूसरे की सहायता किए जाए तब शांति होगा। तो क्या हम लोग अपकार करें तो शांति मिलेगा जी? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या स्वार्थ, क्या हम लोग स्वार्थी बन जाए खाली अपने आप से ही मतलब रखें तो क्या हम लोग शांति बन सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। क्या क्रोध गुस्सा करने से हो सकता है? बिल्कुल नहीं, यानी परोपकार करने से होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 94 नंबर सारा संसार अपना परिवार है किसके लिए कहा गया है? सारा संसार अपना परिवार है या किसके लिए कहा गया है? सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? संकुचित हृदय वाले, मैंने कहा तनी मुनि मैंने अपने लिए सोचने वाले लोग के लिए कहा गया है कि भिखारियों के लिए कि राजा के लिए कि उदार चरित, ये वाला शब्द जो है सबसे बढ़िया है। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। सारा संसार अपना परिवार है किसके लिए कहा गया है? तो उदार चरित्र वाले जो लोग हैं, चरित्र मतलब कि बहुत ही साफ व्यक्ति यानी मन के साफ वाले जो व्यक्ति हैं, इनके लिए सारा संसार क्या है? एक परिवार के समान है। चलिए अगले पॉइंट को देखेंगे। 95 नंबर है करणीयम पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से है? कर प्लस अनियम कि क्री प्लस अनियम कि क्ली प्लस तव्य या फिर क्री प्लस सत्री? तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्री प्लस अनियर, यानी 95 का क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है यथाशक्ति, यथाशक्ति राजभवन नीलोत उत्पलम की राम लक्ष्मणों। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलो उत्पलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 96 का क्या हो जाएगा जी बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यथाशक्ति क्या हो जाता है जी? अव्ययी भाव हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि इसमें पहला ही पद क्या लगा हुआ है? अव्यय लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निरुक्तक के रचनाकार कौन है? तो चलिए बच्चों बताएंगे कि निरुक्तक के जो रचनाकार है वह कौन है? तो क्या पाणिनि है? तो पाणिनि तो आप लोग जानते हैं कि व्याकरण के हैं, ये तो होंगे नहीं। लगत इनका तो कहीं पर जिक्र ही नहीं है, तो है ही नहीं। यास या फिर गौतम? तो बच्चे बताएंगे कि निरुक्तक के रचनाकार कौन है? तो बच्चे बताएंगे 97 नंबर का आंसर क्या होगा जी? तो यास। कौन है जी? तो यास का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यार शास्त्रकारा में पाठ के आधार पर कक्षा में कौन प्रवेश होते हैं? देखिए जो शास्त्रकारा एक पाठ जो दिया गया है, इस पाठ को जब शुरू होता है तो कक्षा में
कौन व्यक्ति जो होता है प्रवेश करता है? तो कौन प्रवेश करता है जी? तो शिक्षक प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है बच्चों? तो शिक्षक प्रवेश करता है, जिसमें साहित्यकारा पर डिबेट चलता है बच्चों और शिक्षक के बीच में। बच्चों को द्वारा साहित्यकारा का विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछे जाते हैं और शिक्षक के द्वारा उसके समाधान किए जाते हैं। तो वर्ग में कौन प्रवेश करते हैं जी? तो एक शिक्षक प्रवेश करते हैं। चलिए बच्चों, अगला हम लोग देखेंगे और ध्यान रखिए, आप लोग इसका नोट्स आप लोग जरूर बनाएं ताकि आप लोग इस तरह के प्रश्न को ज्यादा से ज्यादा अभ्यास भी कर सकें। तो चलिए अगला प्रश्न या सेकेंड लास्ट प्रश्न है शायद, हाँ सेकेंड ही लास्ट है, 99 नंबर है। और यह प्रश्न को हमको उम्मीद है आप सभी बहुत ही आसानी से, बहुत बार इसको हम वर्ग में आपको चर्चा किए हैं कि लता शब्द के पश्चिमी विभक्ति का एक वचन क्या होगा। हमको उम्मीद है कि लगभग सभी बच्चों से सुना गया है कि जो लता है तो लता शब्द के पश्चिमी विभक्ति का एक वचन क्या होगा। तो बच्चे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, लतायाम या फिर लतायाम या फिर लतायाम की लताम। तो बच्चों बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, तब तक हम पानी पीते हैं। चलिए तो बच्चों क्या होगा जी? तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हाँ चलिए, सभी बच्चों का आंसर सही है, लताया। क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस बिहार बोर्ड के जो मॉडल सेट है इसका अंतिम प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, बालकेशु। बालकेशु किस विभक्ति का रूप है? तो बच्चों बताएंगे कि बालकेशु किस विभक्ति का रूप है। इसे भी क्लास में आप लोग को करा दिया गया है। तो बताएंगे बच्चों किसका रूप है? तृतीय का होगा जी? तो बिल्कुल नहीं होगा। ये तो क्या हो जाएगा? बहुवचन में है। तो क्या हो जाएगा जी? चतुर्थी का है? ये भी नहीं है। पंचमी का है? ये भी नहीं है। यानी किसका है जी? तो यह सप्तमी का बहुवचन है। किसका है? तो यह सप्तमी का बहुवचन है। तो याद रखेंगे आप लोग बालक का रूप और लता का रूप, उसी प्रकार से और भी 2-4 रूप को अगर याद रखते हैं तो एग्जाम में आपको बहुत ही आसानी तरीके से ये 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। तो बच्चों इसी के साथ हम अलविदा होते हैं। पुनः हम अगले मॉडल सेट के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट, शुभ रात्रि।